इंडिया पाकिस्तान का अगर एक फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाता है तो इंडिया के पास एक ऐसी वॉर स्ट्रैटेजी है जिससे सिर्फ 24 घंटों के अंदर इंडिया पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता। यस, अगर इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज एस्केलेट होते हैं जो कि इंडिया चाहता है, तो इंडिया तैयार है अपनी एक नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी के साथ। अभी हाल ही में एक और एस्केलेशन होते हुए दिखा है क्योंकि 8 मई की सुबह को पाकिस्तान ने 15 इंडियन सिटीज, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पर मिसाइल स्ट्राइक करने की कोशिश की, स्पेशली मिलिट्री बेसिस पर, जिसे हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र ने न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने इनके इन 9 सिटीज के चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ तो पाकिस्तानी मिलिट्री के ही कैंटोनमेंट्स के डिफेंस सिस्टम्स। अब ये एस्केलेशन कैसे हुआ, इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला। 7 मई 2025 भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। पहलगाम में शहीद हुए 26 मासूम लोगों के बदले भारत ने 80 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर, आपको पता ही होगा, भारत के ट्राई फोर्सेस यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का एक जॉइंट ऑपरेशन था। बट अभी तक आर्मी और नेवी के एग्जैक्ट रोल्स सामने नहीं आए, बट ये भी पूरी तरह से इन्वॉल्व और तैनात है। जाहिर है इंडिया अपने सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलने वाले। 7 मई की सुबह 1:05 से 1:30 के बीच, यानी कि सिर्फ 25 मिनटों में ही भारत ने पाकिस्तान और POK के इन 9 जगहों पर प्रिसीशन स्ट्राइक्स लॉन्च की। ये 9 टारगेट्स काफी समय से इंडिया के रेडार में थे क्योंकि ये सब या तो कोई आतंकी संगठन के लॉन्च पैड्स है, हेडक्वार्टर्स है या फिर ट्रेनिंग कैंप्स है। एग्जाम्पल के लिए ये मुरीद के हफीज सईद और उसके ग्रुप LET का किला है, जो आतंकी संगठन ही पहलगाम अटैक और 26/11 के पीछे का मास्टरमाइंड। जितने भी LET के आतंकी ट्रेन होते थे वो यहीं पर इसी जगह पर ट्रेन होते थे। नेक्स्ट बहवालपुर, ये साइट दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर का घर है और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स भी। पुलवामा अटैक, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, ये सब के पीछे इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था और इसी जगह पर हमला करने के बाद मसूद अजहर के 10 फैमिली मेंबर्स मारे गए, जो आपने न्यूज में भी देखा हो। नेक्स्ट टारगेट था बरनाला। इसे चुना गया क्योंकि ये LET का आतंकी अटैक लॉन्चिंग साइट है। इन बाकी जितने भी लोकेशंस आप मैप में देख सकते हो, ये सब भी या तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्च पैड्स है, हेडक्वार्टर्स है या फिर ट्रेनिंग कैंप्स है। और इसीलिए इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिर्फ इन्हीं 9 जगहों को चुना जहां पर अटैक करने के बाद JEM, LET और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकियों की कैपेसिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसका हमने एक पूरा लिस्ट बना रखा है जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब अगर आप देखोगे ना तो इंडिया ने बहुत ही स्मार्टली अपना दाव चलाया क्योंकि अटैक के बाद इंडिया ने स्टेटमेंट में ये क्लियरली कहा है कि हमारे ये सारे अटैक्स एक्सट्रीमली फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी थे, यानी कि हमने सिर्फ गुनहगार आतंकियों पर ही हमला किया। पाकिस्तानी सिविलियंस या फिर पाकिस्तानी मिलिट्री को कोई हानि नहीं पहुंचाई। बट ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया पाकिस्तान के न्यूक्लियर और वॉर थ्रेट्स के बावजूद भी। ये जो 840 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने इंटू शॉर्ट जलिए रखे और कोई आपने तमाशे करने पाकिस्तान के साथ याद रहे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। इनफैक्ट इंडिया ने तो इस बार LOC तो छोड़ो, इंटरनेशनल बॉर्डर तक को क्रॉस करके एक क्लियर मैसेज दे दिया। इंडस वाटर ट्रीटी को तक कैंसिल करके पाकिस्तान को ललकारा। बट साथ में इंडिया ने दुनिया को ये भी दिखा दिया कि वो एक इररिस्पॉन्सिबल देश नहीं है जो सीधा वॉर शुरू कर दे। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि वॉर का बिल हम पर फटे क्योंकि हम एक थ्राइविंग इकोनॉमी है विद गुड रिलेशंस विद मोस्ट कंट्रीज और हमारा एक रेप्यूटेशन भी है। बट इंडिया ने जो पाकिस्तान को ललकारा, पाकिस्तान सिर्फ 2 ही तरह से अब रिस्पॉन्ड कर सकता है। नंबर 1, पाकिस्तान या तो बैक ऑफ कर सकता है, बट इस केस में उसे क्लियर मैसेज मिल जाएगा ये नया भारत है और इसीलिए आगे से अपने दायरे में रहना, वरना अगला स्ट्राइक सीधा इस्लामाबाद में हो सकता है। नंबर 2, अगर पाकिस्तान खुद एस्केलेट करना चाहता है तो इंडिया को एक बहाना मिल जाएगा अपने मिलिट्री मसल को यूज करने का। पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली गई है कि पाकिस्तान जो कुछ भी करे, इंडिया के पास उसका एक पावरफुल काउंटर मूव रेडी है जो इंडिया के ही बेनिफिट में हो। मगर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जरा ये स्टेटमेंट देखना। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को ब्लेटेंटली एक एक्ट ऑफ वॉर कह दिया। उनका कहना ये है कि तो इंडिया के लिए एक टेम्परेरी प्लेजर है क्योंकि इसका पलटवार पाकिस्तान बहुत ही जल्द देने वाले। उनके डिफेंस मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान इज रेडी फॉर एन ऑल आउट वॉर। और अभी जैसे आपने देखा होगा, हाल ही की न्यूज है,
आर्मी ने LOC को पार करके जम्मू कश्मीर के पूंछ रीजन में क्रॉस फायरिंग करना शुरू कर लिए, जिसमें 12 सिविलियंस मारे जा चुके। सो अब इस पूरे सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इशू मे बी एस्केलेट हो सकता है, जिसके लिए इंडिया ऑलरेडी तैयार है। अगर पाकिस्तान एक फुल फ्लेज्ड वॉर का रास्ता चुनता है तो इंडिया के पास एक ऐसी वॉर स्ट्रैटेजी है जिससे सिर्फ 24 घंटों के अंदर इंडिया पाकिस्तान को ऐसा स्ट्राइक करेगा कि पाकिस्तान कांप उठेगा। और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक करना तो छोड़ो, शायद पाकिस्तान हम पर पलटवार करने के भी काबिल न बचे, क्योंकि हमारी नई वॉर स्ट्रैटेजी पुराने वॉर स्ट्रैटेजीज जो कि हमने 1965, 71 और कारगिल वॉर में यूज किया था उससे कम्प्लीटली ही डिफाइन हो चुकी, जो हमें एक ह्यूज एडवांटेज देगा। लेट मी एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली हाउ। ये मैप देखो, इतने सारे देशों में जैसे आप देख सकते हो जर्मनी ने सिर्फ 2 सालों में ही कब्जा कर लिया। कैन यू बिलीव दैट? सिर्फ क्योंकि उनके पास एक ऐसी वॉर स्ट्रैटेजी थी जिससे जर्मन्स ट्रीटी ऑफ वर्सेल के बाद अपनी सेना लिटरली आधी करने के बावजूद अनबीटेबल बन गए थे। और आज इंडिया का भी यही न्यू वॉर डॉक्ट्रिन जर्मन्स के उसी अल्ट्रा सक्सेसफुल मिलिट्री स्ट्रैटेजी से ही इंस्पायर्ड है। एंड यू नो व्हाट, पाकिस्तान ये बात बखूबी जानता है, इसीलिए आज जंग के लिए उसकी तैयारी देखो। चलो इसे मैप में दिखाता हूँ। ये है पाकिस्तान का मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अंडर कम्प्लीटली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। लेकिन अब आप सेकेंड मैप पर देख सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स से जब पाकिस्तान के सारे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को ट्रैक किया तब पता चला कि पाकिस्तान ने उसके एग्जिस्टिंग बेसिस से फोर्सेस और फाइटर जेट्स को मूव करके या फिर फोर्सेस को हाफ करके बाकी फोर्सेस को मोस्टली POK और कराची के तरफ हेवीली डिप्लॉय किए। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट ये जो येलो डॉट्स दिख रहे हैं ना, वहाँ पर हाल ही में पाकिस्तान ने हजारों SSG कमांडोज यानी कि अपने सबसे हाईली ट्रेन पाकिस्तानी सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रखा है। पर्पल डॉट्स आपको जहाँ पर भी दिख रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान ने चाइनीज मेड A100 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और KRL-122 ऐसे खतरनाक लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्चर्स लगा रखे जो इंडियन फाइटर जेट्स को घुसते ही तबाह कर देने की क्षमता रखते। और जो ब्लू डॉट्स दिख रहे वहाँ पर पाकिस्तान ने हाईली एडवांस F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर रखा है जो तेजी से इंडिया में घुसकर मैसिव एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। एंड दिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ इंडियाज न्यू वॉर स्ट्रैटेजी, जो पाकिस्तान भी जानता है इंडिया को ह्यूज एडवांटेजेस है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि भारत को ये नई वॉर स्ट्रैटेजी मिली कैसे। वेल 2001 के पार्लियामेंट अटैक से। सो 13 दिसंबर 2001 की बात है, जैश ए मोहम्मद के 5 टेररिस्ट ने इंडियन पार्लियामेंट पर हमला कर दिया था जिसमें 9 लोग मारे गए। सबको लगा था कि भारत ने इस हमले का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर बहुत कम लोग ये बात जानते थे कि इंडिया ने काउंटर अटैक ऑलरेडी प्लान कर लिया था ऑपरेशन पराक्रम के जरिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ। और इसीलिए कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, ये समझने के लिए पहले हमें हमारे इस फेलियर को डिकोड करना हो। तो जैसे आपको पता है, आजादी से ही इंडिया की मिलिट्री ऑफेंसिव नहीं बल्कि डिफेंसिव रही। अब मिलिट्री अटैक्स के लिए सुंदरजी डॉक्ट्रिन फॉलो करते थे, जिस पर ही ऑपरेशन पराक्रम की पूरी स्ट्रेटेजी बेस्ड थी। तो जैसे ही ये ऑपरेशन शुरू हुआ, सुंदरजी डॉक्ट्रिन की पहली स्टेज एक्टिवेट हुई, जिसके तहत 7 सैनिकों की टुकड़ियां बनाई गई, जिसमें हर एक टुकड़ी में 20,000 सोल्जर्स और कुछ टैंक्स मौजूद थे। इन्हें होल्डिंग कॉर्प्स बोला गया, जिन्हें पाकिस्तान से लग के सारे बॉर्डर्स को सिक्योर करना था। सो पॉइंट टू नोट यहाँ पर यह है कि इन्हें पाकिस्तान से हो रहे सारे अटैक्स को होल्ड करना था, रोकना था, ना कि दुश्मन पर कोई अटैक करना। यस, जरूरत पड़ने पर भी होल्डिंग कॉर्प्स को ऑफेंसिव पोजीशन यानी पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला करने की इजाजत और ट्रेनिंग नहीं दी गई, क्योंकि उस काम के लिए एक 60,000 सोल्जर्स की सेना स्ट्राइक कॉर्प्स को ही ट्रेनिंग मिली थी, जिनका काम था पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करना। लेकिन ये स्ट्राइक कॉर्प्स सेंट्रल इंडिया के मथुरा, अंबाला और भोपाल सेक्टर में ही बेस्ड थी। सो जैसे ही ऑपरेशन पराक्रम करने के ऑर्डर्स मिले, ये सेना सेंट्रल इंडिया से पाकिस्तान बॉर्डर की ओर ट्रैवल करने लगी। और एग्जैक्टली यहीं पर सारी की सारी गड़बड़ हो गई। पूरा मिशन इसी वजह से फेल, क्योंकि सुंदरजी डॉक्ट्रिन में 3 सबसे मेजर फ्लॉज थे। पहला, स्लो डिप्लॉयमेंट। अब खुद सोचो, 60,000 की इतनी बड़ी सेना को यहाँ से यहाँ 500 से 600 किलोमीटर पार करना था। इसमें ही उन्हें 3 हफ्ते लग गए थे। और इतने टाइम तक तो पाकिस्तान के कान खड़े हो गए थे और उन्होंने तुरंत ग्लोबल डिप्लोमेसी और US का सपोर्ट ले लिया, जिससे इंडिया को मजबूरन वॉर रोकना पड़े। दूसरा मेजर फ्लॉ, नो सरप्राइज अटैक। यार इतने समय में तो पाकिस्तान को अच्छा खासा टाइम मिल गया कि उसने तुरंत बॉर्डर पर अपने सैनिक भी तैनात कर दिए। तीसरा फ्लॉ,
वीक होल्डिंग कॉर्प्स। अब 3 हफ्ते के बीच में जब तक पाकिस्तान जान गया कि इंडियन फोर्सेस वहां पर आ रही है और उसने अपनी सेना लाई, इन दोनों इवेंट्स के बीच में होल्डिंग कॉर्प्स यानी कि जो 1,40,000 की सेना बॉर्डर पर ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, वो पाकिस्तान पर हमला कर सकती थी, लेकिन उन्हें सुंदर जी डॉक्ट्रिन के तहत ना ही ऑफिशियल परमिशन थी और ना ही ट्रेनिंग। तो बस पाकिस्तान ने बस एग्जैक्टली इसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया और जनवरी 12, 2002 को मुशर्रफ ने एक स्पीच दी जिसमें उसने टेररिज्म को कंडेम किया। It must be stamped out with the same zeal with which the fight against terrorism is used. इससे इंडिया का काउंटर अटैक जस्टिफाई करना मुश्किल हो गया, क्योंकि इसके बाद भी अगर भारत अटैक करता तो हम एक एग्रेसर की तरह नजर आते और अंत में 10 महीनों के स्टैंड ऑफ के बाद इंडिया को चुपचाप फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन फॉर्चुनेटली इससे हमने एक बात बखूबी सीखी, इस सुंदर जी डॉक्ट्रिन बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है और स्पेशली पाकिस्तान जैसे नेबर्स के साथ। हम चाहे कितने भी पीसफुल बनने की कोशिश करें, बट अगर हमारा नेबर ही एग्रेसर है तो ऐसे में पीसफुल रहना तो एक वीकनेस हो। और इसीलिए साल 2004 में भारत ने एक नए डॉक्ट्रिन को ही डेवलप कर लिया, द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जो एक्चुअली में जर्मनी के वर्ल्ड वॉर 2 की मिलिट्री स्ट्रैटेजी ब्लिट्जक्रेग से हेवीली इंस्पायर्ड है। ब्लिट्जक्रेग यानी लाइटनिंग स्ट्राइक जर्मन्स की एक अल्ट्रा सक्सेसफुल वॉर स्ट्रैटेजी थी, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने सिर्फ 2 सालों के अंदर ही पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले लिया था। कैन यू इमेजिन दैट? मैप में दिख रहे इन सारे देशों को जर्मनी ने सिर्फ एक ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी से ही जीता था। चलो इसे हम फ्रांस इन्वेशन से समझते। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फ्रांस को पहले से ये पता था कि इन फ्यूचर अगर उसे किसी देश से खतरा है तो सिर्फ जर्मनी से, और इसीलिए 1930s में ही उन्होंने आज के $9 बिलियन के जितना पैसा खर्च करके फ्रेंच ईस्टर्न बॉर्डर्स पर उस वक्त की सबसे एडवांस्ड बॉर्डर मैगिनॉट लाइन बनाई। एक ऐसा बॉर्डर डिफेंस सिस्टम जिसमें दर्जन भर के किले बनाए गए थे, जिनको बॉम्ब और टैंक से कुचलना तो छोड़ो, न्यूक्लियर अटैक से भी भीतना मुश्किल। The Maginot Line was one of the strongest fortifications ever built, with underground railway stations, hospitals, and the ability to withstand nuclear hellfire. ऊपर से वर्ल्ड वॉर 1 में तो आप जानते ही होंगे, जर्मनी के हार के बाद उन्हें मजबूरन अपनी आर्मी को छोटा करना पड़ गया था। जो फ्रेंच आर्मी के सामने जर्मन आर्मी बहुत छोटी थी। Treaty comes into force at the end of the war, limits the German army to a maximum size of 100,000 men, which means that they have 10 divisions, which is a tiny amount. If you compare that to the French army at the time, which had about 85 divisions strong. लेकिन जर्मन्स ने अपने कम रिसोर्सेज को ही अपना सबसे बड़ा वेपन बना दिया, और यहीं पर पिक्चर में आई उनकी ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी, जिसका सिंपल आइडिया था स्क्लीड, सरप्राइज और सिंक्रोनाइज्ड अटैक। 10 मई 1940 फ्रांस अपने मैगिनॉट लाइन के पीछे एकदम कॉन्फिडेंट ही बैठा था, सोचकर कि जर्मनी तो यहीं से अटैक करेगा। पर फ्रांस से एक गलती हो गई, उन्होंने जर्मन्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया। फ्रांस को पूरा भरोसा था कि आर्डेनस के घने जंगलों को जर्मनी क्या कोई भी आर्मी पार नहीं कर सकती, और वो भी टैंक्स के साथ तो बिल्कुल इम्पॉसिबल। इनफैक्ट फ्रेंच मार्शल फिलिप पेटेन ने तो इन जंगलों को इम्पेनेट्रेबल ही बोल दिया। बट ब्लिट्जक्रीग की पहली स्ट्रैटेजी ही क्या थी? सरप्राइज। और इसीलिए फ्रांस पे अटैक करने के लिए जर्मन्स ने भी इसी इम्पेनेट्रेबल फॉरेस्ट ऑफ आर्डेनेस को ही पेनिट्रेट करके दिखाया। जर्मन्स ने बड़ी सेना नहीं बल्कि छोटी छोटी कम सैनिकों की टुकड़ियां बनाई, जो कुछ स्पेसिफिक रोल्स के लिए ही स्पेशलाइज थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एंट्री करते ही सोल्जर्स ने एक एरो लाइक फॉर्मेशन बनाया, जिसमें सबसे आगे थे इंजीनियर्स। इनका काम था जंगल साफ करते हुए रास्ता बनाना, जिससे टैंक्स और हैवी इक्विपमेंट्स भी पास हो सके। फिर आर्डेनस जंगल खत्म होते ही वहां पर मेयोज नदी, तो नेक्स्ट एक और स्पेशलाइज्ड यूनिट ऑफ इंजीनियर्स को रखा गया, जिनका काम ही था उस नदी पर जल्द से जल्द एक ब्रिज तैयार करना। फिर इन्हीं इंजीनियर्स के पीछे चल रहा था पैंजर टैंक्स का एक यूनिट, जिसमें 600 टैंक्स थे। इस यूनिट का काम था रास्ते में आने वाले सारे फ्रेंच आर्मी पोस्ट को डिस्ट्रॉय करना। अब ऐसे ही और भी कई सारे स्पेशलाइज्ड यूनिट्स थे, बट मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ जस्ट सो दैट यू गेट द जिस्ट। नाउ ब्लिट्जक्रीग की दूसरी स्ट्रैटेजी थी स्पीड। जर्मन्स ने डे एंड नाइट काम करके पर डे 50 किलोमीटर अंदर इन्फिल्ट्रेट किया, और इसीलिए जो जंगल फ्रेंच को लगा कि जर्मन्स को 15 दिन लग जाएंगे पार करने में, वो जर्मन्स ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही पार करके दिखाया। 10 मई 1940 को उन्होंने इन्वेजन शुरू किया। 12 मई को वो म्यूएज नदी पर खड़े थे, और फाइनली जैसे ही फ्रेंच आर्मी को खबर पहुंची और वो रिएक्ट कर पाए, तुरंत
अपनी सिंक्रोनाइज अटैकिंग स्किल्स दिखाते हुए जर्मन एयरफोर्स यूनिट ने अपने एक्सट्रीमली लाउड बॉम्बर जेट्स तुकाज से फ्रेंच एरियाज पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, जिससे एक तो पूरे फ्रांस में डर का माहौल ही छा गया और दूसरी बात फ्रेंच आर्मी सही से काउंटर अटैक भी नहीं कर पाई। अब ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव थी, यू कैन बिलीव इट, बट महज 6 हफ्तों में ही जर्मनी ने ऑलमोस्ट पूरे फ्रांस पर कब्जा कर लिया। पेरिस के वर्सेल कैसल पर अपना स्वास्तिक का फ्लैग लहरा दी, एग्जैक्टली उसी जगह पर जहां पर ही 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनसे सरेंडर साइन करवाकर जर्मन्स को ग्लोबली जलील किया गया था। Über dem Schloss Schontasheim und 1918 deutsche Schma लेकिन ये सब हो पाया सिर्फ ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी के प्रिंसिपल्स, सरप्राइज स्पीड और सिंक्रोनाइज अटैक के वजह से, जिससे आई रिपीट सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि केवल 2 सालों में जर्मनी ने इतने सारे देशों पर भी अपना कब्जा कर लिया था। अब इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन भी सेम लाइंस पर ही आधारित है। भारत के पुराने सुंदर जी डॉक्ट्रिन और नए कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पे यूके के रिनाउंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर वॉल्टर सी लैडविक ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सटेंसिव रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने नई कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पुरानी से कैसे बेहतर है उसका इन डेप्थ एनालिसिस दिए। इस वीडियो के लिए हम भी उन्हीं के एनालिसिस डॉक्यूमेंट को रेफर करें। सबसे पहला फैक्टर, फोर्स साइज एंड डिप्लॉयमेंट टाइम। सो अनलाइक सुंदर जी डॉक्ट्रिन की 60,000 सोल्जर्स की मैसिव स्ट्राइक कॉज फोर्स, जिन्हें एक साथ मूव करवाना ही बहुत बड़ा टास्क था, कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी के तहत सेना की 7 से 8,000 सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई गई, जिन्हें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बोलते हैं, जिनमें टैंक्स, आर्टिलरी और एयर सपोर्ट की यूनिट्स भी मौजूद, और हर एक टीम वॉर में एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए ही स्पेशलाइज्ड है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जर्मन्स के आर्डिनेंस जंगल क्रॉस करते वक्त हर एक टीम या स्पेशलाइज्ड यूनिट के अपने टास्क थे। सेकेंड फैक्टर, शॉक एलिमेंट। पहले 60,000 की सेना सेंट्रल इंडिया से मूव होती तो पाकिस्तान को पहले से ही पता चल जाता, लेकिन अब चूंकि ये 7 से 8,000 सोल्जर्स की छोटी छोटी टुकड़ियां होगी तो इन्फिल्ट्रेशन इनटू एनिमीज टेरिटरी क्विक और साइलेंट होगा, मोस्टली मैक्स टू मैक्स विद इन 72 आवर्स। अगला फैक्टर, अगर हम आर्मी टू एयर कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशनल डेप्थ देखें तो ट्रेडिशनल वॉरफेयर्स में मोस्टली इंडियन आर्मी ही एक ग्राउंड ऑपरेशन करके टेरिटरी को कैप्चर करती थी, और ऑपरेशन का एंड गोल था एनिमी की डीप टेरिटरीज जैसे कि समझो लाहौर या सियालकोट को कैप्चर करना। लेकिन इसका डिसएडवांटेज जानते हो क्या है? दिस बिकम रीजन फॉर न्यूक्लियर अटैक, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस या सॉवरेनिटी पर खतरा हो तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते। लेकिन विद द न्यू कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी, आर्मी और एयरफोर्स वर्ल्ड वॉर 2 की जर्मन सेना जैसे मिलकर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स लॉन्च करें, और आईवीजी का मोटिव किसी पूरे डीप टेरिटरी को कैप्चर करना नहीं बल्कि सिर्फ एक 40 से 50 किलोमीटर की टेरिटरी को सीज करना। इसका सबसे मेन एडवांटेज है कि हम पाकिस्तान के उस न्यूक्लियर रेड लाइन के नीचे रहकर उन पर दबाव बनाए, जिससे पाकिस्तान ग्लोबली ग्राउंड फॉर न्यूक्लियर वॉर जस्टिफाई ना कर पाए। और फाइनली कोल्ड स्टार्ट में पहले के होल्डिंग कॉर्प्स, जिनका सिर्फ एक डिफेंसिव रोल था, उन्हें अब रीडेजिग्नेट कर दिया है एज पिवट कॉर्प्स, जिनके पास अनलाइक बिफोर अब मोबाइल आर्टिलरी, बैटल टैंक्स तक होगी। प्लस पिवट कॉर्प्स को आईबीजीज के साथ फॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिलती, जिससे ये लोग अब बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करने के साथ जरूरत के समय ऑफेंसिव ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, अगर इंडियन आर्मी पहलगाम अटैक का जवाब देने के लिए पाकिस्तान पर एक फुल फ्लेज वॉर छेड़ देती है या पाकिस्तान हम पर अटैक करता है, तो इस बार इंडिया पाकिस्तान वॉर के फर्स्ट 24 आवर्स कैसे दिखेंगे, स्पेशली क्योंकि ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत लड़ा जाने वाला पहला ऑफिशियल वॉर होगा। नाउ मुझे सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर करनी है कि अभी मैं जो भी डिस्कस करूंगा ये सब एजम्पशंस है, जो वैसे तो काफी सॉलिड एविडेंसेस से बैक्ड है, लेकिन स्टिल एजम्पशंस ही। हम डेफिनेटली इंडिया की पुरानी वॉर स्ट्रैटेजीज या काउंटर अटैक स्ट्रैटेजीज जैसे उरी सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह को स्टडी करके कुछ पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो मेन डेटा हमने यूज किया है टू मैप आउट द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर, वो उसी यूके के रिनाउंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर वॉल्टर सी लैडविक के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर से ही लिया गया, जिनसे ही हमने इंडिया की कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी के बारे में समझा। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ये रिसर्च पेपर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, इसलिए इंडिया का काउंटर अटैक मेजर एकदम एग्जैक्टली वैसे का वैसा नहीं होगा, बल्कि इसका एक मॉडिफाइड वर्जन हो, बट स्टिल हम इससे एक फेयर आइडिया तो बिल्कुल ले ही सकते। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं।
सो अगर हम उरी सर्जिकल स्ट्राइक का एग्जाम्पल ले तो इंडियन फोर्सेस ने रात के 12:30 बजे ऑपरेशन को स्टार्ट किया और सुबह 4 बजे तक फोर्सेस सेफली वापस भी आ गए थे और पाकिस्तान को भनक तक नहीं पड़ी। क्विक एंड साइलेंट। इसमें फोर्स की एवरेज स्पीड थी बाय द वे 1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्योंकि इस बार अगर अटैक होता है तो वो कोल्ड स्टार्ट से होगा और इसीलिए इस बार IBGs जाएंगे जिसमें टैंक्स और एयरफोर्स भी शामिल होते हैं और इनका एवरेज स्पीड होगा करीब 3 किलोमीटर पर आवर, जिस स्पीड से पहले के 6 घंटे में ही हमारी फोर्सेस आराम से पाकिस्तान के 15 से 18 किलोमीटर तक के एरिया को इन्फिल्ट्रेट कर सकते। लेकिन ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम एंटर कहाँ से करेंगे। अब हार्वर्ड के रिसर्च पेपर में क्लियरली ये लिखा है कि इंडियन IBGs पाकिस्तान पर 5 डिफरेंट लोकेशन से स्ट्राइक कर सकते हैं एंड पाकिस्तान ने रिसेंटली अपनी आर्मी किन एरियाज में डिप्लॉय कर रखी है ये भी हम मैप पर देख ही चुके। एक तो POK की तरफ उन्होंने एडिशनल फोर्सेज और मिसाइल्स को लगा रखा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, और दूसरा कराची के तरफ क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। लेकिन इससे फॉर्चुनेटली ये सिंध से पंजाब की तरफ वाला इलाका उन्होंने सिर्फ कुछ मिसाइल सिस्टम्स और रेगुलर बॉर्डर फोर्सेस जो हमेशा बॉर्डर्स पर होते हैं उनके भरोसे ही लूजली गार्डेड छोड़ा है। अब ऐसे में अगर हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के पास्ट के सारे एक्सरसाइजेस को देखें तो जितने भी मॉक एक्सरसाइजेस हुए थे, राइट फ्रॉम एक्सरसाइज दिव्य अस्त्र संख्य शक्ति, सब इसी पंजाब से राजस्थान में ही हुए, जिसमें इंडियन फोर्सेस के लिए पाकिस्तान के पंजाब और सिंध जैसे रीजन्स को ही सिमुलेट किया गया था। जो इन दोनों रीजन्स के वजह से ही हाई चांस है कि इंडियन आर्मी भी ऐसे लूज एरियाज ढूंढकर उस पर 4 या 5 डायरेक्शन से इन्फिल्ट्रेट करके कुछ एरियाज पर कब्जा कर ले। अगेन उरी के एक्सपीरियंस अगर देखे तो हाई चांस है कि करीब 6 घंटों तक तो पाकिस्तान को इंडिया के अंदर आने की खबर भी नहीं हो, लेकिन उसके बाद यानी कि 7 से 12 घंटे के बीच हाई चांसेस है कि पाकिस्तानी मिलिट्री भी एक्टिवेट होकर इंडिया पर मिसाइल अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स वगैरह स्टार्ट कर दे। पर इंटरेस्टिंगली कई लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन आर्मी ने 1 मई को ही पाकिस्तान से लग के इस पूरे वेस्टर्न बॉर्डर्स पर रेडार जैमर्स डिप्लॉय कर दी, जिससे उनके मिसाइल्स मिसगाइड हो सकते। इसके अलावा जैसे आपने देखा जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ, IAF ने रफाल, मिराज और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट्स को पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। अभी 5 दिन पहले ही इंडियन रफेल्स के बीच स्क्रैम्बल यानी मतभेड़ की न्यूज भी आई थी। सो बेसिकली कोल्ड स्टार्ट शुरू होते ही जैसे जर्मनी ने एक सिंक्रोनाइज अटैक लॉन्च किया था फ्रांस पर और हेवी एयर स्ट्राइक्स भी किए थे, जिससे फ्रांस को काउंटर करना मुश्किल हो गया था। सिमिलर स्ट्रैटेजी इंडिया भी अपना सिमिलर स्ट्रैटेजी इस बार भी इंडियन नेवी प्लान कर सकती। अब एक क्रेडिबल न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान के पास सिर्फ 96 आवर्स तक लड़ने जितना ही गोला बारूद यानी आर्टिलरी है। इनफैक्ट पाकिस्तान टुडे की न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से तो जो फाइटर जेट्स के लिए फ्यूल यूज होता है पाकिस्तान में तो उसकी तक शॉर्टेज हो चुकी, और ऊपर से जैसे ही पाकिस्तान की इंडिया के साथ वॉर लाइक सिचुएशन खड़ी हुई तब पाकिस्तान ने चाइना से $1.4 बिलियन का लोन मांगा, जबकि ऑलरेडी वो चाइना से मिलने वाले क्रेडिट लिमिट को एग्जॉस्ट कर चुका है, which clearly shows कि इनके पास ज्यादा दिनों तक वॉर लड़ने के पैसे ही नहीं है। अब ऐसे में अगर कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है और इंडिया की जीत पाकिस्तान देखता है तो इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की धमकी देने लगेगा, और ये होते ही अगले कुछ ही घंटों में यानी कि 12 से 24 घंटे में ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया पर बढ़ने लगेगा। UN, US, चाइना सब इंडिया पाकिस्तान को इमीडिएटली डीएस्केलेट करने बोलेंगे और तब इंडिया अपना अगला मूव खेल सकता है। इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली क्रिपल करे और इंटरनेशनली आइसोलेट करे। हम UN जैसे इंस्टीट्यूशंस और बाकी के देशों से पाकिस्तान को एक रोग नेशन यानी फेल स्टेट डिक्लेयर करने की अपील कर सकते हैं और पाकिस्तान को कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट ना इशू करे इसका भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली ये जो फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को मिलता है ये थोड़ी ना ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है, ये क्लियरली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड हो रहे हैं। बट अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन करने के लिए इंडिया द्वारा कब्जा किए हुए पाकिस्तानी टेरिटरीज ही काम में है। एंड आई एम रिपीटिंग, ये हमने सिर्फ लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स और कुछ रिसर्च पेपर्स को ही स्टडी करके एक पॉसिबल सिनेरियो क्रिएट किया है फ्रॉम ऑल द डेटा दैट इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। सो ऐसा नहीं है कि कुछ सीक्रेट चीजें हम रिवील कर रहे हैं, बट इंडिया की कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी तो फॉर श्योर इंडिया डिप्लॉय करेगा। किस तरीके से करेगा ये सिर्फ इसका एक सैंपल है, और हमारी मिलिट्री भी ये बात जाहिर है अच्छे से जानती है। अब ऐसा होने का भी बहुत ही हाई चांस है कि पाकिस्तान इंडिया के एक्शन के बावजूद भी फुल स्केल वॉर के लिए कभी भी पुश नहीं करे।
इनफैक्ट 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक की इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने अरेस्ट किया, देश में उनके लिए सपोर्ट एकदम से बढ़ गया और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान को वार्निंग इशू कर दी। अगर हमारे विंग कमांडर को कुछ भी हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान भूल ही पाए। बट इंडिया बस धमकी देकर शांत नहीं हुआ। इंडियन मिलिट्री हाई अलर्ट पर आ गई। हम वॉर रेडी हो चुके थे। प्लस इंडिया ने दुनिया भर से इतने मैसिव डिप्लोमेटिक प्रेशर पाकिस्तान पर लगवा दिए कि अल्टीमेटली उनके एमपी ने खुद ऑन रिकॉर्ड ये बोला कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के लिटरली हाथ कांप रहे थे और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पीएम से कहा तुरंत अभिनंदन को छोड़ दो। मुझे याद है शागामोद कुरैशी साहब उसले के लचे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे। पसीने साहब बिताया सारे मिनिस्टर साहब ने इस देश का रास्ते सदी फिर 1 मार्च 2019 को पीएम इमरान खान ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि पाकिस्तान अभिनंदन को रिलीज कर रहा है एक पीस जेस्चर की तौर। लेकिन असल वजह पीस नहीं थी, असल वजह थी डर इंडिया के मिलिट्री रिटेलिएशन का। बिकॉज अभी की हमारी जो मिलिट्री पॉलिसी है, पाकिस्तान जानता है कि हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि हम एक्शन भी लेते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान को नॉट ओनली डर था मिलिट्री रिटेलिएशन का बट ऑल्सो ग्लोबल आइसोलेशन का। आज भी पाकिस्तान के यूएस एनवॉय यानी डिप्लोमैट्स ये कह चुके हैं कि हम इंडिया जैसे बड़े कंट्री से लड़ना नहीं चाहते। और भूलो मत, इस बार तो यूएस का भी टिल्ट इंडिया की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। और इसीलिए मेरे हिसाब से पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि वो फुल फ्लेज्ड वॉर के लिए नहीं जाए। बट द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ये छोटे मोटे अटैक्स कर रहा है, उसे सीरियसली कंसिडर करना चाहिए कि एक फुल फ्लेज्ड वॉर उसे बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। और इस वक्त वैसे भी पाकिस्तान में एक मेजर वल्नरेबिलिटी। आज के तारीख में पाकिस्तान के कई राज्यों की जनता कुछ खास साथ नहीं दे रही। आप जानते होंगे पाकिस्तान के अलग अलग रीजन्स जैसे सिंध प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अभी तो पीओके में भी अचानक से प्रोटेस्ट उभर रहे, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे। ये पहलगाम अटैक के बाद से तो एकदम ड्रास्टिकली भी बढ़ गया। इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है जिसे आप यहाँ पर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। सो आई होप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक फुल फ्लेज वॉर कभी ना हो, बट आई ऑल्सो होप कि इवेंचुअली इंडिया को पाकिस्तान के साथ किसी तरह पीस एस्टैब्लिश करना होगा। क्या उस पीस की कीमत जंग ही होगी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स पे लिखना अपनी राय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।